परवीन ने ये सोचते ही फौरन खड़े होकर पीछा करने की कोशिश की, मगर इसने 2 कदम ही लिए थे कि सालिस इसके पीछे आया। क्या हुआ? परवीन ने सादा सा जवाब दिया, मैंने एक जानने वाले को देखा है, और आगे बढ़ती रही। लेकिन तब तक उसे अंदाज़ा हुआ कि ओल्ड मैडी पहले ही गायब हो चुका है। उसे पूरा यकीन था कि इसने गलती नहीं की, आखिर वो ख्वाब देखने या ख्याली बातें करने वाली तो नहीं थी। मगर ओल्ड मैडी यहाँ क्यों था, जबकि स्मिथ विला यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर था। जब वो सोच में पड़ी हुई थी तभी उसका नंबर स्टेज पर जाने के लिए पुकारा गया। ये मुकाबला 028 और मलक लवर के दरमियान है। बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। परवीन को ओल्ड मैडी की तलाश तर्क करनी पड़ी और वो स्टेज पर चढ़ गई। एक औरत ने अभी कुछ देर पहले ही टायर्ड रेनो को लम्हों में शिकस्त दी थी। ये देखकर सब की नज़रें इस पर जम गई थीं। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि शायद ये महज किस्मत थी और टायर्ड रेनो ने ही गलती की होगी। इसके अलावा ये इसका पहला मुकाबला था। मुमकिन है टायर्ड रेनो ने इसे कमज़ोर समझकर नज़रअंदाज कर दिया हो। अब की बार मलक लवर 8-9 राउंड जीत चुका था, यानी वो भी आसान हरीफ नहीं था। कम से कम कोई आम क्लास ए वाला तो नहीं लग रहा था। इसे पहले ही एक शख्स ने खबरदार किया था कि 028 से मोहतात रहना। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचा तो उसने देखा कि परवीन अब भी वही लिबास पहने हुए है। इसने कपड़े तक नहीं बदले थे। इसके दिल में ख्याल आया कि इतनी खूबसूरत और नाजुक कमर वाली लड़की भला कोई माहिर फाइटर लगती ही नहीं है, कैसे हो सकती है? फिर भी इसने अपना बचाव मजबूत किया। वो बोला, 028, तुम्हारा नाम क्या है? सब लोग अपनी पहचान के लिए कोई ना कोई नाम रखते थे, जैसे टायर्ड रेनो और मलक लवर। अलबत्ता कोई चाहे तो असल नाम भी बता सकता था। परवीन ने जवाब दिया, 028। मलक लवर ने इसरार किया, मैं तुम्हारा असल नाम पूछ रहा हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस फ़िरके से हो। परवीन लम्हे भर को खामोश रही और फिर कहा, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। ऐसे मौके पर अपनी पहचान जाहिर करना ख़तरनाक था, इसलिए वो अपना नाम बताने से गुरेज़ां थी। मलिक लवर ने इसकी बेरुखी देखकर माथे पर बल डाले। अच्छा, चूंकि तुम कुछ नहीं बताना चाहती तो बुरा मत मानना, तुम अपने पाँव इस्तेमाल नहीं करती ना। ये कहकर वो उछला और पूरी ताकत से लात मारने आया। इसका वार बेहद ज़ोरदार था। अगर परवीन पर लगता तो वो लाजमी ज़ख्मी हो जाती। सब ने सोचा कि परवीन ये लात बचा लेगी और किसी और मौका पर जवाबी हमला करेगी, मगर सब हैरान रह गए जब परवीन ने सिर्फ 1 कदम पीछे हटते हुए अपना मुक्का आगे बढ़ाया। परवीन की मुक्के की ज़रब सीधी मलक लवर के पाँव के तलवे पर लगी और वो इसे उड़ाकर स्टेज से नीचे ले गई। धड़म की आवाज़ के साथ मलिक लवर नीचे ज़मीन पे मुंह के बल गिरा हुआ था। ओह मेरे खुदा! पूरा हॉल हलचल में आ गया। अब किसी को शक नहीं रहा था कि 028 कोई आम खिलाड़ी नहीं, बल्कि हकीकतन एक माहिर फ़न हर्ब है। इस मुकाबले में फ़ातेह 028 है। रेफरी ने इस बार बगैर हिचकिचाहट के ऐलान किया। परवीन ने स्टेज से नीचे उतरते हुए किसी की खुशामद या तारीफ पर ध्यान नहीं दिया और सीधा सालिस की तरफ बढ़ गई। भीड़ में छुपकर इसे लड़ते देखने वाला क्विंटन भी आंखें सुकेड़ कर बोला, ये औरत कुछ खास है। वो इसकी तरफ बढ़ा। परवीन ने आज का मिशन पूरा कर दिया था और अब घर जाने का सोच रही थी। वैसे भी इसे दिन में सिर्फ 2 मैच लड़ने होते थे। हिसाब लगाया तो 30 दिन में 60 मुकाबले करके ही वो क्लास एफ तक पहुंच पाएगी और तब जाके अरविंद स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स के बड़े भाई से मुकाबला हो सकेगा। ये सोचकर इसने दिल ही दिल में आह भरी, कितना वक्त ज़ाया करने वाला काम है। कितना अच्छा होता अगर सब मुकाबले एक ही दिन में ख़त्म कर सकती। अभी वो ये सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, तुम्हारी कारकर्दगी अच्छी थी, तुमने मुझे मुतासिर किया। परवीन पलटी तो देखा कि क्विंटन गंभीर नज़र से इसे देख रहा था। मैं मानता हूँ कि पहले मैं गलत था। अब मैं ऐलान करता हूँ कि तुम मेरी हरीफ बनने के काबिल हो। परवीन के होंठों के किनारे बेख्तियार फड़के। ये फजूल अंदाज वाकई उसे मारने पर उकसा रहा था। फिर क्विंटन ने कहा, मैंने सोच समझकर फैसला किया है, तुम मेरी साथी बन सकती हो। हम दोनों एक टीम बनाकर आगे बढ़ सकते हैं।
परवीन परवीन हैरान हुई और टीम बना के आगे बढ़ने से क्या मुराद है? इसने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। इसके पास इस सब के लिए वक्त नहीं था। क्विंटन ने कंधे उचकाकर कहा, अच्छा छोड़ो, मैंने तो वैसे ही कहा था। असल में मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इतना ताकतवर हूँ कि अकेला ही सब जीत सकता हूँ। बस वक्त बचाने के लिए सोचा था। खैर, तुम्हें तंग किया, माफ़ करना। वो मुड़ने ही वाला था कि परवीन ने अचानक इसका बाजू पकड़ लिया। वक्त बचाना? ज़रा साफ साफ बताओ, इसका मतलब क्या है? क्विंटन हैरान रह गया और उसने पूछा, तुमने मुकाबले के उसूल नहीं पढ़े? परवीन ने पूरे यकीन से जवाब दिया, नहीं। भला वो उसूल पढ़ने में क्यों वक्त ज़ाया करती? मुकाबला तो सिर्फ लड़ाई ही था। क्विंटन ने बेबसी से कहा, एक के बाद एक मुकाबले में आगे बढ़ने के लिए 10 बार जीतना होता है, लेकिन टीम के मुकाबलों में सिर्फ 5 जीत काफ़ी हैं। आज ही मैंने रजिस्ट्रेशन की है। अकेले लड़ूं तो क्लास एफ तक जाने में पूरा महीना लगेगा, लेकिन अगर टीम बना ली जाए तो सिर्फ 15 दिन में मंजिल मिल जाएगी। अलबत्ता क्लास एफ में पहुंचते ही टीम ख़त्म हो जाएगी और हम फिर हरीफ बन जाएंगे। परवीन ने सोचा, उसे तो ये पता ही नहीं था। उसने फौरन खुशी से कहा, ठीक है, टीम बना लेते हैं। क्विंटन ने आंखें सुकेड़ी और कहा, वाकई तुम क्लास एफ में जाना चाहती हो? और क्यों? परवीन ने पुरअज़म लहजे में कहा, अरविंद स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स के बड़े भाई से लड़ने के लिए। क्विंटन ने अंगूठा उठाया और ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी तक मुझे लग रहा था कि तुम्हारी अकल कमज़ोर है और तुम मेरी हरीफ के लायक नहीं हो, लेकिन तुम्हारी ये उमंग बहुत बड़ी है, इसने तुम्हारी अकल की कमी पूरी कर दी है। परवीन, जो बेपनाह ज़हीन थी, हैरान हुई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। क्विंटन ने थोड़ी ऊपर उठाकर कहा, मेरी भी बड़ी बहन से यही तय है कि क्लास एफ में पहुंचकर मैं उससे मुकाबला करूंगा। लगता है हमारा मकसद एक है, इस तरह हम अपना सफ़र आसान बना सकते हैं। परवीन ने सर हिलाकर कहा, तो फिर हम टीम बना लेते हैं। क्विंटन ने आह भरी और कहा, अभी नहीं, टीम के लिए 3 अफराद ज़रूरी हैं, हमारे पास अभी एक बंदा कम है। परवीन ने इर्द गिर्द देखा और फिर सालिस को देखकर इसका बाजू पकड़कर आगे धकेल दिया। ये शामिल हो जाएगा। सालिस, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहा था, बेख्तियार साकत रह गया। क्विंटन ने तेवरी चढ़ाई, ये कर लेगा? सालिस असल में इनकार ही करने वाला था, मगर ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन परवीन ने फौरन कहा, ये बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मर्द नहीं कह सकता। क्विंटन झुझका और उसने पूछा, क्या तुमने इसे पहले आजमाया है? परवीन ने एतमाद से कहा, हाँ। अच्छा, फिर टीम बना लेते हैं। सालिस के दिल में ये शक ज़रूर उठा कि कहीं ये दोनों पहले से मिली भगत में तो नहीं, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। परवीन करीब आकर आहिस्ता से बोली, मेरी मदद करना, मुझे जल्द अज जल्द बड़े भाई का सामना करना है। सालिस, जो बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि परवीन के साथ मैदान में उतरे, इसकी बदामी आंखों में देखकर बोला, ठीक है। यूं ये तीनों रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ चल दिए ताकि टीम मुकाबले में शामिल हो सके। मगर रास्ते में अचानक परवीन ने दोबारा ओल्ड मैडी को देखा। वो चुपके से एक कमरे में दाखिल हो रहा था। परवीन ने आंखें तंग करके सालिस को इशारा किया और चुपके से इसके पीछे चल दी। वो देखना चाहती थी कि आखिर ओल्ड मैडी क्या कर रहा है। परवीन ने सालिस की तरफ देखा और फौरन एक तरफ खिसक गई। क्विंटन हैरान रह गया और उसके पीछे जाने ही वाला था कि बोला, अरे तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन सालिस ने उसका बाजू पकड़ लिया और ठंडे लहजे में जवाब दिया, वो मसरूफ़ है। क्विंटन ने भवें सकेड़ ली, मसरूफ़? रजिस्ट्रेशन का वक्त ख़त्म होने ही वाला है, आज आखिरी दिन है। सालिस ने उसका हाथ बिल्कुल ना छोड़ा, हम दोनों ही रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। क्विंटन ने हैरत से कहा, यह कैसे हो सकता है? टीम मुकाबले के लिए तो 3 लोग लाजमी हैं। तुम? वो अभी अपनी बात मुकम्मल कर ही ना पाया था कि सालिस ने इसे सीधा रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ घसीट लिया। क्विंटन ने निकलने की कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी ताकत के बावजूद ना छुड़ा सका। अचानक इसे वो लम्हा याद आ गया जब परवीन ने उसका बाजू पकड़ा था और वो चाहने के बावजूद आज़ाद ना हो सका। ये जोड़ा वाकई अजीब था, दोनों ही गैर मामूली ताकतवर। ये सोचते हुए वो सालिस के साथ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचा। काउंटर पर बैठा हुआ एहलकार आराम से टांगे पसारे बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने सालिस को देखा तो फौरन सीधा होकर बैठ गया। बड़ा भाई, बड़ा भ इसने बड़ा भाई कहने की कोशिश इसने बड़ा भाई वो बड़ा भाई कहने ही वाला था कि सालिस ने फौरन बात काटी।
हम टीम मुकाबले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं। हमारा एक साथी किसी काम में मसरूफ़ हो गया है। क्या हम दोनों रजिस्टर हो सकते हैं? एहलकार हैरान हुआ। असल में वो सालिस को जानता था कि वो टीम मुकाबले के लिए रजिस्ट्रेशन। बड़े भाई, ये किस कदर अजीब मजाक था। कौन उनकी बराबरी कर सकता है? मगर एहलकार ज़्यादा बोलने की हिम्मत न कर सका, ख़ास तौर पर जब उसने सालिस की गहरी आंखों में देखा। वो फ़ौरन मुस्कुरा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके नाम? अस्मिथन 028 और मैं। सालिस ने लम्हा भर को रुक कर कहा, 820। अगरचे ये नंबर पहले किसी के पास था, लेकिन अगर बड़े भाई ने कहा कि वो 820 हैं तो वही 820 हैं। एहलकार ने फ़ौरन सर हिला दिया। जी बिल्कुल, मैं अभी कर देता हूँ। यूँ उस आदमी ने कागज़ पर मोहर लगा दी और बगैर कोई सवाल किए उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। बस आप कल से टीम मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। सालिस और क्विंटन काउंटर से निकल गए। जैसे ही वो निकले, एक और आदमी चुपके से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आया और बोला, क्या मैं भी टीम मुकाबले के लिए रजिस्टर हो सकता हूँ? बाकी दोनों साथी अभी मसरूफ़ हैं, मैं इनकी जगह रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। एहलकार ने फ़ौरन कहा, नहीं, टीम के तीनों मेंबर को एक साथ आना ज़रूरी है, वरना रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं। क्विंटन ने ये सब सुना और उसके चेहरे पर सोच भरी मुस्कुराहट आ गई। रजिस्ट्रेशन से निकलते ही उसने आहिस्तगी से कहा, मैं समझ गया। क्विंटन ने अफसुर्दगी से कहा, हाय, मेरा राज खुल गया। सालिस ने हैरान होकर देखा। क्विंटन ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है एहलकार ने हमारे साथ इतनी इज्जत से बात क्यों की? सालिस लम्हा भर कर रुका और फिर बोला, क्यों? क्विंटन ने सीना तान कर कहा, क्योंकि मैंने अपनी पहचान छुपाने में गफलत की। हाँ, स्मिथन दरअसल क्विंटन ही है। क्विंटन यानी वो स्मिथ खानदान की खुफिया ताकत था। न्यूयॉर्क में सब जानते थे कि मौजूदा नस्ल में स्मिथ खानदान के 6 बेटे हैं, मगर ये राज कोई नहीं जानता था कि दरअसल उनके 7 बेटे थे। कहा जाता था कि क्विंटन तीसरा है। सालिस के जहन में यह ख्याल आया तो सामने नौजवान ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम यकीनन जानते हो कि मैं कौन हूँ। मेरा दूसरा चचा राइन स्मिथ है, जो मार्शल वर्ल्ड का सदर है। इसीलिए एहलकार ने हमारी इज्जत की। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरे साथ टीम बनाने में कोई दबाव मत लो। मैं बहुत दोस्ताना हूँ। क्विंटन ने मजीद कहा, अपनी बीवी से भी कह देना कि वो फिक्र ना करे, और ये भी याद रखना कि जब मेरी असल पहचान सामने आए तो मगरूर ना होना। आखिर पूरे न्यूयॉर्क में बड़ी बहन और बड़े भाई के बाद सबसे ताकतवर मैं हूँ। सालिस अब भी खामोश रहा। फिर क्विंटन ने उसकी तरफ देख कर कहा, वैसे मैं तुम्हारे लिए थोड़ा फिक्रमंद हूँ। वो बोला, तुम्हारी तुम्हारी बीवी बड़े भाई के पीछे इतनी दीवानी क्यों है? मुझे लगता है मामला इतना सादा नहीं। तुम्हें यकीनन जलन हो रही होगी, है ना? सालिस ने भवें उचकाई और खामोश रहा। क्विंटन ने बड़े फख्र से कहा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की बड़ी बहन की तारीफ करता हूँ। जब कोई तारीफ करता है तो कभी कभार ये जज्बात बदल जाते हैं। अगर बड़ी बहन मुझे कबूल कर ले तो मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो। असल में जब उसने पहली बार बड़ी बहन को देखा तो सोचा भी नहीं था कि वो इतनी मजबूत और जानदार औरत होगी। लेकिन उसकी अकीदत इतनी गहरी थी कि सदमा ख़त्म होने के बाद उसने उसके जिस्म को नज़रअंदाज कर दिया और कहा, हाँ, चाहे वो मोटी ही क्यों ना हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। सालिस के होंठों के किनारे झटके। कोई स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की बड़ी बहन की शादी क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है क्या? क्विंटन चौंक गया। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। सालिस ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पता है मैं कौन हूँ? क्विंटन ने सर हिलाया। नहीं। सालिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा है कि नहीं जानते। पहले वो डरता था कि कहीं ये बेवकूफ़ उसे पहचान ना ले, लेकिन अब लगा कि ये डर बिल्कुल फजूल था। उसे तो सबसे बुनियादी बातों का भी नहीं पता था। इस शख्स ने वाकई अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। क्विंटन दूसरी तरफ। परवीन ने ओल्ड मैडी का पीछा नहीं छोड़ा। वो मशकूक अंदाज में इधर उधर देखता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तो वो एक कमरे में दाखिल हो गया।
परवीन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे तक पहुंची। इसने हल्के से दरवाजा धकेला और अंदर झांका, जहां उसने देखा कि ओल्ड मैडी बैठा हुआ था। ओल्ड मैडी वहां बैठा था नहीं, ज्यादा दुरुस्त यह है कि वो वहां बैठा नहीं बल्कि टांगे सुकेड़ कर बैठा हुआ था और साथ रखी हुई चीजें खा रहा था। वो केक ऐसे खा रहा था कि इसका सारा मुंह भर गया था, साथ जूस और गोश्त भी। फिर मुंह भर भर के मुंह में डाल रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे काफी अरसे से अच्छा खाने को नहीं मिला। परवीन हैरान हुई, तो क्या वो यहाँ चुपके से खाना चोरी करने आया है? जब वो सोच रही थी कि लेकिन एक वर्कर ने उसे देख लिया और तिवरी चढ़ाते हुए करीब आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बड़ी बहन का आराम करने का कमरा है। तुम इसने बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि अंदर ओल्ड मैडी को देखकर घबरा कर दौड़ता हुआ आया। ये भिखारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ फौरन, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की बड़ी बहन का कमरा है। वो हकारत से ओल्ड मैडी का बाजू पकड़ने लगा। इसके कपड़े जरा सा ऊपर हो गए और बाजू पर जख्मों के निशान थे, जैसे जलने के दाग हो। मगर ओल्ड मैडी हंसते हुए दीवानगी के आलम में फिर से खाने में मसरूफ रहा। वर्कर घबरा गया। जल्दी सिक्योरिटी को बुलाओ, हम भला भिखारी को यहाँ कैसे आने दे? ये जगह इसके लिए नहीं है। जब वो जाने लगा तो फरमीन ने रोक दिया। रुको, ये शख्स मुझे जानता है, मैं इसे जानती हूँ। वर्कर ने बुरा सा मुंह बनाया और डांट दिया, तुम इसे लाई थी तो फिर अपनी जिम्मेदारी संभालो और फौरन यहाँ से निकालो। ये कमरा बड़ी बहन का है। ये इनका साल का पहला शो है। इनका मुकाम बहुत आला है। ये सब मीठे खास तौर पर इनके लिए रखे गए हैं और ये भिखारी सब खा गया। ये तो हद हो गई। ओल्ड मैडी ये सुनते ही हंसा और बोला, मजेदार है। इसके चेहरे से असल शक्ल समझना मुश्किल था, लेकिन खाते वक्त वो और भी बदनुमा लग रहा था। परवीन ने गहरी सांस ली। मेरे साथ था। ओल्ड मैडी ने जैसे इसे पहचान लिया। शायद पागलपन के बावजूद उसे अंदाजा था कि इसने गलती की। वो फर्माबरदारी से इसके पीछे चल दिया। वो दोनों भीड़ से गुजरते हुए बेसमेंट से निकले और पार्किंग तक जा पहुंचे। और ओल्ड मैडी सारे रास्ते खाता रहा। ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था या वाकई भूखा था। जब पार्किंग में पहुंचे और इर्द गिर्द कोई ना था तो परवीन ने अचानक इसका हाथ पकड़कर इसकी नब्ज पर हाथ रखा। इसकी नब्ज मजबूत थी मगर बेतरतीब। यकीनन वो वाकई पागल था। क्या ओल्ड मैडी हकीकतन एक दीवाना था? लेकिन स्मिथ विला तो यहाँ से इतना दूर था। वो यहाँ आया कैसे? परवीन ने सीधा सवाल किया। ओल्ड मैडी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ओल्ड मैडी ने आधा केक मुंह में डालते हुए बाकी केक इसके हाथ में थमा दिया। ये मज़ेदार है, खाओ। केक उसकी मुट्ठी में दबकर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। परवीन ने कुछ लम्हे इसे घूरा और फिर बोली, तुम यहाँ खाने के लिए आए थे? ओल्ड मैडी ने फ़ौरन सर हिला दिया और फिर वही केक खुद खा गया। परवीन ने दांत पीस लिए और तवील सांस छोड़ दी। मैं तुम्हें वापस ले जाती हूँ। शायद वो कुछ समझा या नहीं, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे खामोशी से चल पड़ा। परवीन ने इसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। रास्ते में इसने सालिस को पैगाम भेजा कि वो वापस जा रही है। सालिस ने जवाब दिया और याद दिलाया कि कल के मुकाबले में ज़रूर शरीक होना है। साथ ही बताया कि इनकी टीम का दूसरा साथी स्मिथन है। परवीन ने जवाब दिया कि वो समझ गई है। रास्ते भर इसने रियर व्यू मिरर से ओल्ड मैडी पर नजर रखी। वो पिछली सीट पर पुरसुकून बैठा था, लेकिन इसकी टांगों का अंदाज किसी बड़े आदमी जैसा था, मगर चेहरे पर मासूमियत और इर्द गिर्द चीज़ों को तजस्सुस से छूने का अंदाज था। जब इसकी नज़र परवीन से मिली तो घबरा गया और सुकड़ कर बैठ गया। यह आदमी बहुत मुतज़ाद शख्सियत लगता था। परवीन को याद आया कि पिछली बार इसने रायन का जिक्र किया था। इसने हिचकिचाते हुए पूछा, ओल्ड मैडी, क्या तुम रायन को जानते हो? ओल्ड मैडी ने नाम दोहराते हुए सर हिलाया। रायन? नहीं जानता। हालांकि पहले वही रायन का जिक्र कर चुका था। परवीन ने माथा सुकेड़ा और फिर पूछा, तो क्या तुम अयान को जानते हो? ओल्ड मैडी ने फौरन सर हिलाया। अयान बहुत अच्छा आदमी है। ये कहते ही वो पुरजोश हो गया। इसकी एक बेटी है। हाँ बेटी है। परवीन ने फौरन पूछा, वो बेटी कौन है? ओल्ड मैडी ने इसकी तरफ इशारा किया और कहा, तुम। वो तुम हो। तुम। परवीन ने सर्द लहजे में कहा, मगर सब कहते हैं मैं रायन की बेटी हूँ। ओल्ड मैडी हंसा। तुम इस जैसी नहीं लगती। इसने खुशी से कहा, तुम बिल्कुल अयान जैसी हो। तुम अयान की बेटी हो। अयान की बेटी वापस आ गई है। परवीन की आंखें तंग हो गईं। ये अल्फाज जाहिर कर रहे थे कि ओल्ड मैडी ज़रूर कुछ जानता है। इसकी असलियत बिल्कुल आम नहीं थी। क्या वही रायन हो सकता है? ये सोच आते ही परवीन ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी और सीधा स्मिथ विला जा पहुंची। वो ओल्ड मैडी को कमरे में ले गई। इसके
बालों के चंद रेशे तोड़कर खास बैग में डाले और फौरन लिली को कॉल करके ये सैंपल भेज दिए ताकि डीएनए टेस्ट हो सके। अगरचे ओल्ड मैडी के रायन होने के इम्कानात कम थे, मगर नोरा को यकीन करना ज़रूरी था। लेकिन इसे पता ही न चला कि कमरे से निकलने के बाद ओल्ड मैडी वहीं खड़ा रह गया। वो लंबे वक्त तक परवीन की पुश्त को देखता रहा। अचानक इसकी आंखों में पागलपन की धुंध साफ हो गई। वो उलझन भरे अंदाज में बोला, ज़मुर्द। ये नाम पुकारने के बाद ओल्ड मैडी की आंखें आहिस्ता आहिस्ता उलझन में पड़ गईं। वो लगता था कि भूल गया है कि अभी क्या कहा था। वो बार बार बस यही दोहराता जा रहा था, अयान की एक बेटी है, अयान की बेटी उसे ढूंढ रही है। फिर उसने सर झुकाया और हाथ में पकड़ा हुआ केक खाने लगा। वो बड़े मानूस अंदाज में सहन के अगले हिस्से में छोटे से मकान की तरफ चल पड़ा। अगले दिन जब परवीन जागी तो लिली के भेजे हुए टेस्ट के नतीजे अभी तक नहीं पहुंचे थे। आखिरकार ये बैनुल-अक़वामी एक्सप्रेस डिलीवरी थी, पहुंचने में 2 दिन लगने थे। परवीन ने जमाई ली। जब वो उठी तो देखा कि हारिस को जोएल पहले स्कूल ले जा चुका है, इसलिए वो नीचे आ गई। नीचे उतरते ही इसने देखा कि ड्राइंग रूम का माहौल कुछ ठीक नहीं था। इसने जमाई लेते हुए तजस्सुस से देखा तो पाया कि मारीना जुलियाना पर गुस्से से बोल रही है। मैंने कहा ना, अगर हमने तुम्हें नहीं बताया तो नहीं बताया। हम क्यों किसी बाहर वाले को तुम्हारे बारे में बताते? अगर तुम हैकर अलायंस में शामिल नहीं हुई तो इससे हमें क्या फ़ायदा? जुलियाना ने सर झुका रखा था, आंखें लाल थी, वो कुछ न बोली। हमेशा इसके पास खड़ी फ्लोरेंस ने कहा, लेकिन मिस जुलियाना हैकर अलायंस में इसलिए शामिल नहीं हो सकी क्योंकि किसी ने कहा है कि इसके सॉफ्टवेयर में मसला है और इसने अपनी ही फैमिली पर हमला किया है। ऐसा सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल अहल नहीं होता, इसलिए उन्हें खारिज कर दिया गया। हालांकि शुरू में वाई और क्यू ने मंजूर कर लिया था। मारीना तंजिया मुस्कुराई, इसका हमसे क्या ताल्लुक? हम तो किसी हैकर को जानते ही नहीं। अगर जानते तो क्या हमें इन सालों में तुमसे मदद मांगने की जरूरत पड़ती? वॉन भी पेशानी पर बल डालते हुए बोला, जुलियाना तुम मुझ पर भी शक कर रही हो? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया इन बरसों में? जुलियाना ने आह भरी। वॉन, ये नहीं कि मैं तुम पर यकीन नहीं करती, लेकिन ये बात तो बाहर पहुंची है। क्या वाकई तुम किसी हैकर को नहीं जानते? यकीनन, वॉन ने पुरएतमाद जवाब देना चाहा, मगर बात अधूरी रह गई। हाँ, वो एक हैकर को जानते थे। इसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सोलो को जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी इसे ये नहीं बताया। अगर इसने वाकई मालूम भी कर लिया कि किसी ने हमें हैक किया है, तब भी वो ये नहीं जानता कि तुम कौन हो। मारीना ने नागवारी से कहा, हाँ, कुछ लोग वहम के मारे होते हैं। हमने खबर फैलाई सिर्फ इसलिए कि हम सोलो को जानते हैं। परवीन ने ही तो हमसे इसका तारुफ करवाया था। क्या अब तुम परवीन पर भी इल्ज़ाम लगाना चाहती हो? ये कहकर मारीना और वॉन ने एक दूसरे को देखा और वाकई जुलियाना ने हैरत से कहा, तुम कहना चाहते हो परवीन भी सोलो को जानती है? इसने लब काटे और भारी सांस ली। फ्लोरेंस को पहले ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जब इसने जुलियाना के तासुरात देखे और पिछली बातें सोची तो फौरन गुस्से में आ गई। अच्छा, अब मुझे समझ आया। परवीन ने हसद की वजह से ऐसा किया क्योंकि मैं हमेशा इस पर तनकीद करती हूँ और मिस जुलियाना की हैकर अलायंस में शमूलियत की बात करती थी। इसने जानबूझकर सोलो को कहा कि वो वाई और क्यू को पैगाम भेजे। ये औरत वाकई घटिया है। इतनी छोटी सोच वाली कैसे हो सकती है? फ्लोरेंस ने गुस्से से कहा, अगर वो दूसरों से हसद करती है तो खुद को बेहतर क्यों नहीं बनाती? दूसरों के लिए मुश्किलें क्यों पैदा करती है? मारीना ने जल्दी से कहा, मोहतरमा फ्लोरेंस, अभी तो कुछ साबित ही नहीं हुआ, इल्ज़ाम मत लगाएं। वैसे भी शायद परवीन ने ये जानबूझकर नहीं किया। वॉन ने भी सर हिलाया। हाँ, इसे तो पता भी नहीं होगा कि वो सॉफ्टवेयर किस काम का है। अगर इसने वाकई कुछ कहा भी है तो शायद अनजाने में ज़ुबान से निकल गया हो। वॉन को यकीन था कि इस और मारीना ने कभी सोलो को जुलियाना के बारे में नहीं बताया था, इसलिए अगर खबर फैली तो वो परवीन के जरिए ही हो सकती है। मगर इसने लाशऊरी तौर पर परवीन के लिए उज़र पेश किया। फ्लोरेंस ने तंजिया कहकर लगाया और बोलने ही वाली थी कि एक ठंडी आवाज गूंजी, सबके कदम रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो परवीन आहिस्ता आहिस्ता किचन से निकल रही थी। इसने एक रोटी का टुकड़ा लिया और खाते हुए बाहर आई। नवाला निकलने के बाद जुलियाना की तरफ देखा और कहा, क्या सराइयाँ बंद करो, ये मैंने किया है, वजह कुछ भी हो।
जूलियाना ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था इससे अपनी ही फैमिली को नुकसान पहुंचाया, ये जानबूझकर हो या अनजाने में हो। दोनों सूरतों में इसका मतलब था कि या तो नीयत ठीक नहीं या फिर काबिलियत नाकाफी है। ऐसे में मुस्तरद होना बिल्कुल आम सी बात है। फ्लोरेंस गुस्से से चिल्लाई, देखा, इसने खुद मान लिया, वाकई परवीन ने मिस जूलियाना के मंसूबे बर्बाद कर दिए। जूलियाना ने आंखों में आंसू लिए कहा, परवीन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारे साथ बुरी नहीं हूँ। परवीन ने एक और नवाला लिया और दूध का घूंट भरा और आहिस्तगी से बोली, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? असल में तो तुम्हारी सलाहियतें नाकाफी हैं। मारीना और वॉन पहले हैरान रह गए कि परवीन ने खुद एतराफ़ कर लिया, मगर इसकी अगली बात सुनकर वो चौंक गए। परवीन बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये तो वाज़िह था कि कसूर जूलियाना का था, ना कि किसी और का। इस दौरान परवीन घर से निकल चुकी थी। आज टीम की मुकाबलाबाजी थी और उसे हिस्सा लेना था। जब वो जागी थी, इसे इत्तला मिली कि शाम 4 बजे मुकाबले की जगह पहुंचना है। वो मास्क लगाकर ड्राइव करती हुई मार्शल आर्ट्स के मुकाबले में पहुंची। अभी अंदर दाखिल हुई थी कि क्विंटन ने इसे पहचान लिया। 028, इतनी देर क्यों लगा दी? परवीन ने जमाई ली और कुछ बोलती इससे पहले ही क्विंटन बोला, कोई बात नहीं, हम तो अभी स्टेज पर जाने वाले हैं। इसने हाथ हिलाया और कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, है ना? तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बताया होगा। तो मुकाबले के बाद तुम और तुम्हारे शौहर बस जीतने का इंतजार करना। मैं तुम्हें क्लास एफ तक ले जाऊंगा। परवीन कुछ कहना चाहती थी, मगर क्विंटन फिर बोला, शुक्रिया वगैरह की ज़रूरत नहीं, ना ही झुकने की। मुझे तो तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हो, और कल जो हरकतें तुमने दिखाई वो भी बुरी नहीं थी। तुम्हें ऊपर ले जाना मेरा अपना फैसला है, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं कि तुम मुझ पर एहसानमंद हो। ये कहकर क्विंटन ने गुरूर से थोड़ी ऊंची की और पूछा, वैसे तुम्हारा शौहर कहाँ है? तुम दोनों बस अपनी हिफाजत करना, बाकी लड़ाई के बाद मैं संभाल लूंगा। क्विंटन की इस हद से ज्यादा खुद एतमादी देखकर परवीन ने इसके हौसले तोड़ने की जरूरत ही नहीं समझी। कुछ देर बाद सालिस भी आ गया। इसने स्याह मास्क पहन रखा था जो उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढांप रहा था। क्विंटन ने इसे गौर से देखा और फिर यकीन कर लिया कि ये वही शख्स है जो कल नजर आया था। इसने कहा, तुम वाकई बड़े भाई जैसे लगते हो। अगर किसी ने मुझे और ना बताया होता तो मैं तुम्हें वही समझ बैठता, मगर बड़े भाई के तो बच्चे नहीं हैं। इसने शुमाइल की तरफ देखते हुए कहा और पूछा, जब तुम खुद मुकाबले में हिस्सा ले रहे हो तो बच्चे को क्यों लाए हो? शुमाइल ने गुस्से से होंठ सिकोड़े, वो क्यों नहीं अपने बच्चे को ला सकते? क्विंटन ने भवें चढ़ाई और कहा, तुम्हारे साथ रहकर वो लड़ेगा कैसे? बाद में तुम्हें कहाँ रखेगा जब वो रिंग में उतरेगा? ये सुनते ही सालिस ने सुकून से कहा, मैं इसे रिंग में साथ ले जाऊंगा। क्विंटन पहले तो चौंका, फिर कह कहा लगाकर हंस दिया, तुम बच्ची को रिंग में ले जाओगे? क्या दिमाग खराब हो गया है? इसने सर हिलाया और बोला, रिंग के अंदर खतरा होता है, अगर इसे चोट लग गई तो? लेकिन ये भी दुरुस्त है कि इतने लोगों के बीच इसे बाहर छोड़ना भी गैर महफूज था। सालिस ने आहिस्तगी से कहा, मैं तो बस गिनती पूरी करने आया हूँ। असल में अगर वो कुछ ना भी करता तो परवीन अकेले ही क्लास ए और बी के हरीफों को हरा सकती थी, मगर क्विंटन ने उस बात को गलत समझ लिया। उसने सोचा और सर हिला दिया, तुम ठीक कह रहे हो, बाद में तुम बस मेरे पीछे खड़े रहना, मैं दोनों हरीफों को संभाल लूंगा। जितना ज्यादा क्विंटन सोच रहा था उतना ही पुरजोश होता जा रहा था। शायद इसलिए कि वो बहुत अरसा से खुद को छुपाता रहा था। इसलिए अब रोशनी में आने और सबकी निगाहें अपनी तरफ खींचने की ख्वाहिश इसके अंदर इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। इसने थोड़ी पर हाथ फेरा और कहा, ऐसा हुआ तो सबकी तवज्जो हमारी टीम पर ही होगी। वैसे हमारी टीम का नाम क्या है? सालिस कुछ कहने ही वाला था कि क्विंटन ने उंगली चिरखाई और कहा, कैसा रहेगा दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी? परवीन और सालिस दोनों को परेशान देखकर क्विंटन ने गुरूर से कहा, ये ना भूलो कि मैं बड़े भाई और बड़ी बहन के बाद सबसे बेहतरीन फाइटर हूँ। चूंकि दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आदमी हमारी टीम में है तो ये नाम बिल्कुल मुनासिब है। परवीन ने कंधे उचकाए, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। मेजबान ने ऐलान किया,
टीम दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी रिंग में आए, इनका मुकाबला होगा टीम कॉन्ट्रैक्टर से। टीम कॉन्ट्रैक्टर में 2 क्लास सी के खिलाड़ी हैं, इसलिए ये मुकाबला कल के क्लास ए के हरीफों से ज्यादा मुश्किल होगा। ताहम दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी से स्मिथर ने कल बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी। मालूम नहीं वो किसके शागिर्द है। नंबर 028 ने भी सबको हैरान कर दिया था। इसने मुकाबला एक ही गोसा मारकर जीता। आज भी सब बेताब हैं देखने के लिए कि वो दरअसल कितनी ताकतवर है। आइए दोनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। ऐलान के साथ ही क्विंटन ने सीना तान लिया, गर्दन ऊंची की और सबसे आगे चल दिया। परवीन बीच में थी, वो सुस्त रवि से कदम रख रही थी और अभी भी लिबास पहने हुए थी। आम तौर पर वो ज्यादातर पतलून पहनती थी, इसलिए ड्रेस पहनकर पहचाने जाने के इम्कानात कम थे। ये भी इसकी एक चाल थी ताकि पहचानी न जाए। सालस जब रिंग में दाखिल हुआ तो तमाशाई और भी ज्यादा पुरजोश हो गए, क्योंकि वो एक बच्ची को गोद में उठाए हुए था। बच्ची तकरीबन 5 साल की थी। इसने शहजादी जैसा फ्रॉक पहना हुआ था। मास्क के बावजूद इसकी गहरी स्याह आंखें साफ झलक रही थी। तमाशाइयों में एक शोर मच गया। क्विंटन बहुत मुतमिन हुआ। सबकी नजरें वाकई इसकी टीम पर थी। यही तो वो चाहता था, रोशनी में रहना। वो हमेशा से अंधेरे में जिया था। बाहर वालों को तो पता ही नहीं था कि स्मिथ फैमिली में कोई क्विंटन भी है, इसलिए कभी कभार वो चाहता था कि रोशनी के बीच खड़ा हो। चुनाचे जब भी वो गुमनामी में कोई काम करता, इसे सबकी तवज्जो अच्छी लगती। इसने हाथ हिलाया और शोर और बढ़ गया। क्विंटन बहुत खुश लग रहा था कि कल का परफॉर्मेंस कामयाब रहा, मगर अचानक मजमा ने नारे लगाने शुरू कर दिए। वन पंच ब्यूटी, वन पंच ब्यूटी। नंबर 28 एक ही गोसे में जीत जाती है। वन पंच। क्विंटन हैरान रह गया। फिर इसे एहसास हुआ कि परवीन के कल के मुकाबले ने वाकई इसे मद्दाह बना दिया है, और ज्यादातर मद्दाह तो लड़कियां थी। वन पंच ब्यूटी, हाँ मैं तुम्हारी फैन हूँ। परवीन, जिसे अचानक एक अजीब अजीब सा लकब मिल गया था, इसने भवें उठाई और सबसे करीब खड़ी लड़की को हल्की सी मुस्कुराहट दी। इसका ये बेपरवाह और दिलकश अंदाज देखकर लड़की चीख उठी। कितनी जबरदस्त है ये। क्विंटन ने आहिस्ता से पीछे मुड़कर नंबर 28 को देखा। कल इसने इसे टीम में शामिल किया था क्योंकि वो वाकई माहिर थी। आखिरकार क्लास ए के खिलाड़ी को एक ही घोंसा मारकर हराना आसान नहीं था। फिर ये भी था कि खवातीन खिलाड़ियों की तादाद कम थी, इसलिए इसकी मौजूदगी इसके अपने वकार को बढ़ा रही थी। मगर ये क्या, मद्दाह तो इसके बजाय परवीन के थे। अभी वो सोच रहा था कि मजमा फिर से चीखने लगा। वो आदमी कितना हैंडसम है जो बच्ची को उठाए हुए है। देखो इसकी स्याह पोशाक और बच्ची का सफेद लिबास, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई शहजादी और इसका इसका नाइट। वाह, वो अपनी बच्ची को रिंग में साथ ला सकता है। ये ख्याल तो कभी इसके जहन में आया ही नहीं कि बच्ची को साथ लाकर सबकी तवज्जो खींची जा सकती है। ये तवज्जो चुराने का तरीका बिल्कुल निराला था। इसने कलाइयां रगड़ी, परवीन और सालिस की तरफ देखा। दिल में मजबूत फैसला किया कि ये मुकाबला जितनी जल्दी हो मुमकिन हो खत्म करना है, ताकि दोबारा सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर सके। रेफरी ने मुकाबले का ऐलान कर दिया तो कोई ठंडी आ भरी। तुम दोनों बस दूसरों को रोके रखना। मैं एक को खत्म कर लूं तो फिर बाकी नहीं रहने दो। तुम दोनों के साथ तो मसला है। एक के हाथ में बच्ची है, दूसरी ने ड्रेस पहन रखा है। तुम दोनों बस पीछे रहना, मैं सब संभाल लूंगा। इसने भी बात पूरी की ही थी कि